आज हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, पूर्ण स्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग के पूर्ति वक्रों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु के उत्पादन करने वाली असंख्य फर्में होती हैं और असंख्य क्रेता या उपभोक्ता भी होते हैं। क्योंकि हम पूर्ति वक्रों की चर्चा करेंगे, इस नाते हमारा जो मुख्य जोड़ जो है ये इन फर्मों पर रहेगा। फर्म उत्पादन की एक इकाई को कहते हैं या एक उत्पादक को कहते हैं, और इस रूप में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जिस वस्तु के बाज़ार की स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी उत्पादकों या फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं होमोजेनियस होती हैं, समरूप होती हैं, सहजातीय होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो उत्पादन जो करते हैं वस्तु का, उनकी सभी इकाइयाँ बिल्कुल एक जैसी होती हैं। रंग, रूप, गंध, क्वालिटी, किसी भी तरह का उपभोक्ता का को उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हम कहते हैं ये वस्तुएं समरूप होती हैं। तो जो असंख्य फर्में हैं, वो जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, उनकी सभी इकाइयाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, समरूप हैं। दूसरा ये कि फर्में जो हैं वो असंख्य हैं। असंख्य मतलब बहुत अधिक हैं, और बहुत अधिक का अर्थ यहाँ पर इस रूप में हम लोग लेते हैं कि फर्म की संख्या इतनी अधिक है कि कुल उत्पादन में किसी एक फर्म का जो हिस्सा है या योगदान है वो नगण्य है, बहुत अत्यल्प है। जिसका अर्थ ये है कि कोई भी फर्म अगर अपने उत्पादन में किसी तरह का कोई परिवर्तन करती है तो कुल मांग और कुल पूर्ति पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य तौर पर पूर्ति के बढ़ने पर मूल्य गिरते हैं, पूर्ति के घटने पर मूल्य बढ़ते हैं। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगी स्थिति में बाज़ार में कोई एक फर्म अपने उत्पादन को चाहे घटा दे चाहे बढ़ा दे, यहाँ तक कि अगर वो बंद भी कर दे, तो कुल पूर्ति पर इसका प्रभाव शून्य होगा, नगण्य होगा, और वो मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन जो मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता में निर्धारित होता है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होता है। उद्योग का अर्थ ये है कि जितनी फर्में किसी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, उन सभी फर्मों के उत्पादन को यदि हम जोड़ें तो इस प्रकार हमें कुल पूर्ति पता चल जाएगी। इसी तरह से जितने क्रेता हैं, किसी निश्चित मूल्य पर वस्तु की उनकी मांगों को जोड़ें तो कुल मांग पता चल जाएगी। इस प्रकार से उद्योग का मतलब होता है कि उस वस्तु के उत्पादन करने वाली जितने भी फर्में हैं, उन सब के द्वारा समस्त उत्पादन का योग जो है जब हम करते हैं तो हम इसे उस वस्तु का उद्योग कहते हैं। तो उद्योग संपूर्ण है, सभी फर्मों का योग है, और उसमें से फर्म किसी एक विशेष उत्पादक का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। तो जो मूल्य निर्धारित होता वस्तु का, ये इस पर फर्मों का कोई नियंत्रण नहीं होता, फर्मों की कोई भूमिका नहीं होती। मूल्य जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। तो फर्मों को क्या करना होता है, इसी मूल्य पर अपने को वो समायोजित करते हैं, अपने उत्पादन को समायोजित करती हैं, और समायोजित करते समय वो ध्यान रखती हैं कि वो अपने
लाभ को अधिकतम कर सकें। अगर लाभ हो रहा है तो, अगर किन्हीं कारणों से वे हानि की स्थिति में हैं और ऐसा केवल अल्पकाल में संभव है तो वो अपनी हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेंगी, लेकिन मूल्य को वो परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इस रूप में वो प्राइस टेकर होती हैं, अर्थात जो मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित होता है उसे स्वीकार करती हैं, उसी पर अपनी वस्तुओं को बेचती हैं और अपने उत्पादन का समायोजन तदनुरूप करती है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, लाभ को अधिकतम कर सकें या हानि को न्यूनतम कर सकें। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थितियों की भी हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम पूर्ति वक्र की चर्चा करेंगे तो दोनों ही दृष्टियों से उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता और होती है कि दीर्घकालीन स्थिति अगर हो तो दीर्घकाल में हम स्थिर और परिवर्तनशील दोनों पूंजियों को परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लागतें परिवर्तित हो सकती हैं। और अल्पकाल में तो केवल परिवर्तनशील पूंजी को ही परिवर्तित किया जा सकता है, भूमि है, श्रम है, कच्चे माल हैं, इस तरह से हम स्थिर लागतों को या स्थिर पूंजी को परिवर्तित नहीं कर सकते। और दीर्घकालीन दृष्टि में एक और विशेषता ये है कि दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी उत्पादक को जो पहले से इस वस्तु के उद्योग में लगा हुआ नहीं है और अगर उसको लगता है कि यहाँ पर लाभ की गुंजाइश है तो वैसी स्थिति में वो उत्पादन अगर करना चाहे तो उत्पादन करना शुरू कर सकता है। इसको हम कहते हैं फर्मों का प्रवेश, एंट्री ऑफ ए फर्म। और अगर ऐसा कुछ हो कि किसी फर्म को हानि होने लगे तो अल्पकाल में तो हानि की स्थिति में भी उसकी कुछ व्यवस्था होती है जहां वो हानि की स्थिति में भी उत्पादन करने के लिए बाध्यता होती है और हो सकता है कि हानि की स्थिति में उसे उत्पादन करना पड़े। लेकिन दीर्घकाल में अगर किसी फर्म को हानि की स्थिति होगी तो वो उत्पादन बंद कर देगा और इसी को कहते हैं वो फर्म उद्योग से एक्सिट कर जाएगा, बहिर्गमन कर जाएगा। इसका मतलब होता है कि उत्पादन बंद कर देगा। तो इन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए हम पूर्ति वक्र फर्म और उद्योग दोनों का देखने का प्रयास करेंगे। हम फर्म के पूर्ति वक्र का अध्ययन शुरू करते हैं और वो भी पहले अल्पकाल में, बाद में फिर दीर्घकाल में। तो हम यहाँ इस पहले वाले चित्र पर आ सकते हैं जहाँ पर वक्रों को हमने औसत के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि औसत के रूप में वक्र दिखाना आसान होता है। इसलिए और उनके आधार पर हम कुल लागत और कुल आय को देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमने जो वक्र बनाए हैं इसमें देखिए एक औसत लागत का वक्र है जिसको हमको SAC लिख रहे हैं, शार्ट रन एवरेज कास्ट कर्व है, अल्पकालीन औसत लागत का वक्र है। हम पीछे औसत लागत वक्रों के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। इसी वीडियो में मेरे वीडियो चैनल पर जाके आप इन वक्रों को अलग से वीडियो बने हुए हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र होते हैं। और वहाँ हमने देखा है कि अल्पकालीन जो लागत वक्र है वो U आकार का होता है और पहले उत्पादन में वर्धमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, इस नाते लागतें गिरती हैं और एक सीमा के बाद फिर लागतें बढ़ती हैं, इस नाते U आकार का ये होता है। और क्योंकि अल्पकाल में स्थिर लागतों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते और इसलिए अल्पकाल में अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है, इस नाते उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ ये घटती है। लेकिन परिवर्तनशील लागत पर उत्पादन के नियम लागू होंगे और औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र जो है वो U आकार का होगा। और उस वक्र को यहाँ हमने खींचा हुआ है, ये औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र है, शार्ट रन एवरेज वेरिएबल कास्ट। और अगर एक वक्र हम शार्ट रन एवरेज वेरिएबल कास्ट का खींचते हैं और एक औसत लागत का एवरेज कास्ट खींचते हैं तो एवरेज कास्ट मतलब एक इकाई के हमारे इस अगर हम चित्र में देखें तो जब उत्पादन हो रहा है, ये इस पर आउटपुट है और इस पर कास्ट और प्राइसेज हैं, तो जब उत्पादन हो रहा OX1 वैसी स्थिति में देखिए लागत हमारी है SAC, ये है X1 से लेके E3 तक। और इसमें से अगर हम
औसत परिवर्तनशील लागत को देख लें तो ये लागत है x1 से लेके E1 तक इस वक्र से। तो इसका मतलब कुल औसत लागत थी E3 से लेके x1 तक, इसमें परिवर्तनीय लागत औसत जो है वो E1 से लेके x1 है। तो जो जो बचती है ये स्थिर लागत है प्रति इकाई AFC। इसका मतलब जो है एवरेज फिक्स्ड कास्ट है, ये हमारे इस चित्र में है E1 E3। अगर इस चित्र पर देखें तो P1 P3 है, मतलब अगर हम यहाँ देखें तो P1 P3 है, यहाँ देखें तो इतनी है। और अगर हमको ये पता हो कि स्थिर लागत इतनी है तो कुल स्थिर लागत कितनी होगी, टोटल फिक्स्ड कास्ट, तो जितनी एक इकाई की लागत है उसमें कुल उत्पादन की मात्रा से गुणा करेंगे तो OX1 और गुणे हो जाएगा यहाँ P1 P3। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ से गुणा कर लें E1 P1 E1 P1 E1 और इसमें गुणा कर दें इससे P1 P3 से, तो ये दोनों का गुणनफल जो है P1 P3 E3 और E1, ये टोटल फिक्स्ड कास्ट होगी। तो ये टोटल वेरिएबल कास्ट नीचे होगी OP1 E1 X1। देखिए ये है टोटल वेरिएबल कास्ट, ये किसका किसका गुणा है, OX ये उत्पादन है और ये OP1 जो है वेरिएबल कास्ट है, और ये हो गया OP1 E1 X1। तो ये क्षेत्रफल है OP1 E1 X1 परिवर्तनशील लागत है कुल, और ये है P1 31 E1 E3 E1, ये ऊपर वाला जो है ये है कुल स्थिर लागत, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल लागत औसत लागत यहाँ आ जाएगी, और तब हो जाएगा ये देखिए AC बराबर होगी कितनी, टोटल कास्ट कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे, इसका मतलब ये नीचे का हिस्सा OP1 E1 और X1 और इसी में जोड़ दिया कितना, इसके ऊपर वाला P1 P3 E3 और E1, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला क्षेत्रफल आएगा OP3 और ये E3 और X1। ये कुल लागत है, ये फिक्स्ड कास्ट है, औसत कुल स्थिर लागत है, ये कुल परिवर्तनशील लागत है, और इन दोनों लागतों का योग ये है। और अब ज़रा देखने का प्रयास करिए, तो मैंने ये कहा कि ये औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र है, औसत लागत का वक्र है, और जो अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र है वो SMC है, और सीमांत लागत का वक्र जो है औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता है, ये इसकी विशेषता होती है। और ये वक्र अल्पकालीन अगर है तो ये औसत परिवर्तनशील लागत को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो SABC का न्यूनतम बिंदु है A, SAC का न्यूनतम बिंदु ये, और इन दोनों बिंदुओं को नीचे से काटता हुआ सीमांत लागत वक्र जाता है। ये इनकी विशेषता होती है अल्पकालीन वक्रों की। तो वैसी स्थिति में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उत्पादन हो OX1, तो वैसी स्थिति में मूल्य जो है इस बिंदु पर है OP1, और इस प्रकार से उसको कुल आय मिलेगी OP1 E1 X1, लेकिन उसकी कुल लागत यहाँ दी हुई है OP3 E3 X3 और इस प्रकार से उसकी लागत ज़्यादा है, उसकी आय कम है, और ये घाटा हो रहा कितना, P1 P3 और E3 और X ये उसको हानि हो रही, लॉस हो रहा है, और ये लॉस जो है ये देखिए टोटल फिक्स्ड कास्ट के बराबर है, इसके बराबर है P1 P3 E3 E1 P1 P3 E3 E1। इसका मतलब है अगर मूल्य है OP1 और ये मूल्य कितना है, SABC के बराबर है, औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है, अगर इतना मूल्य हो तो ये औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु है, और इस बिंदु पर अगर वो उत्पादन करेगा तो उसको इतनी हानि होगी P1 P3 E3 E1 जो उसकी कुल स्थिर लागत के बराबर है। तो एक सवाल उठता है कि अगर उसको हानि हो रही तो उत्पादन क्यों करे। तो अल्पकाल की अगर स्थिति हो
और वो उत्पादन बंद कर दे, तो जो उसकी स्थिर पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई है अल्पकाल में वो उसको निकाल नहीं सकता। इसलिए उतनी लागत उसकी लगी रहेगी चाहे उत्पादन न भी करे तो इसका मतलब है कि तब भी घाटा उसको कितना होगा, इतनी पूंजी उसकी लगी रहेगी P1 P3 E3 E1, तो इतने का घाटा होगा क्योंकि उत्पादन शून्य होगा, उत्पादन कर नहीं रहा है। अगर वो उत्पादन करे, मान लीजिए OX1 उत्पादन किया और OP1 कीमत पर बेचा तो इतनी आय मिल गई, लेकिन अब लागत उसकी बढ़ गई है वो P3 E3 EX1, तो अब भी उसको घाटा उतने हो रहा है, P1 P3 E3 E1 अब भी उतना घाटा हो रहा है। तो उत्पादन करेगा तब भी घाटा उसकी कुल स्थिर लागत के बराबर होगा, उत्पादन नहीं करेगा तब भी घाटा उतना ही होगा। इसलिए उत्पादक वहाँ पे तटस्थ हो सकता है। उत्पादन अगर करेगा तो X1 का करेगा, नहीं करेगा तब भी उतने हानि होगी, इस नाते वो उत्पादन यहाँ कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं करेगा, उससे कम उत्पादन वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर उससे कम उत्पादन करता है तो उसकी जो हानि है वो स्थिर लागत से भी ज़्यादा हो जाएगी और वैसी स्थिति में वो उत्पादन बंद कर देगा। इसका मतलब है कि E1 बिंदु के पहले औसत लागत वक्र के किसी स्थिति में वो उत्पादन नहीं करेगा। अल्पकाल में उत्पादन वो न्यूनतम जो उत्पादन का स्तर होगा वो X1 होगा या इससे आगे होगा। तो ये पूर्ति वक्र को जब हम देखेंगे तो हमारा एक बिंदु हमको मिला कि जब उत्पादन होगा OP1 तो उत्पादक OX1 का उत्पादन करेगा और वो अपने एवरेज वेरिएबल कास्ट के न्यूनतम बिंदु पर होगा, और क्योंकि इसी न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत भी वक्र गुजरती है उसको काटती हुई, इसलिए हम कह सकते हैं मूल्य सीमांत लागत के बराबर है। अंतिम इकाई की जो लागत है उसके बराबर मूल्य है, और जब मूल्य अंतिम इकाई के लागत के बराबर मिलेगा तो वो उत्पादन करेगा और वो उत्पादन न्यूनतम OX1 होगा, इससे कम उत्पादन वो नहीं करेगा। और अगर अब मूल्य बढ़ता है और तो वो अगर उसके सीमांत लागत के बराबर मूल्य मिल जाता है तो वो उत्पादन आगे बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि ये फर्में जो है प्राइस टेकर होती हैं, जो मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित है उसी पर उनको वस्तुएं बेचना है, और ये मूल्य फर्म के लिए लगभग स्थिर है, मूल्य घटता बढ़ता नहीं है जो फर्म द्वारा उद्योग द्वारा निर्धारित है। तो जब मूल्य स्थिर होता है तो मूल्य बराबर औसत आय होती है, और जब हर इकाई एक ही मूल्य पर बिकती है तो यही सीमांत आय भी होती है। तो ये रेखा सीधी होती है। तो AR वक्र जो है वो ऐसे ही होगा। मान लीजिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मेरे कहने का मतलब है यही AR वक्र है और यही MR वक्र है। और जब फर्में अपने उत्पादन का निर्धारण करती हैं तो उसके लिए ये शर्त आवश्यक होती है कि फर्म के अंतिम इकाई की जो लागत है मूल्य उसके बराबर हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि फर्म जब उत्पादन करेगी तो मूल्य कम से कम लागत के बराबर होना चाहिए, और MR ही AR होता है और AR ही प्राइस होती है। इसका मतलब है कोई फर्म उत्पादन तभी करेगी जब वस्तु का मूल्य सीमांत लागत के बराबर हो, और क्योंकि उत्पादन बढ़ने के साथ सीमांत लागतें बढ़ रही हैं इसलिए फर्म जो है अपना उत्पादन तभी बढ़ाएगी जब मूल्य भी बढ़े, क्योंकि सीमांत लागत के बराबर मूल्य होना चाहिए, और क्योंकि सीमांत लागत बढ़ेगी इस नाते मूल्य भी बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर और उत्पादन वो तभी बढ़ाएगी जब मूल्य सीमांत लागत के बराबर हो, और उत्पादन क्योंकि बढ़ाने पर सीमांत लागतें बढ़ती हैं इस नाते उत्पादन बढ़ने के साथ मूल्य भी बढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म को अल्पकाल में जो उसका पूर्ति वक्र होता सप्लाई कर्व, यही उसका सीमांत लागत का वक्र होता है,
और ये वक्र का केवल उतना हिस्सा ऑपरेटिव होता है जिस पर वो काम करता है, जो हिस्सा इस SABC के न्यूनतम बिंदु के ऊपर होता है, अर्थात E1 बिंदु के आगे के हिस्से पर वो उत्पादन करेगा, इसके पिछले हिस्से पर उत्पादन नहीं करता। और ये हिस्सा सदैव ऊपर बढ़ता हुआ है, जो बता रहा है कि मूल्य बढ़ने के साथ साथ उत्पादन बढ़ेगा। अर्थात जब मूल्य बढ़ेगा तो फर्में जो हैं अपने उत्पादन को बढ़ाएंगी, और इस प्रकार से ये जो MC वक्र ऊपर जाएगा, क्योंकि यही पूर्ति वक्र भी फर्म का है, इस नाते हम कह सकते हैं कि फर्म का पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। तो इस दृष्टि से ये फर्म का पूर्ति वक्र है, क्योंकि जो मूल्य उद्योग में निर्धारित होना है वो उद्योग के पूर्ति वक्र द्वारा निर्धारित होगा। अर्थव्यवस्था या बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होगा, और कुल पूर्ति उद्योग की पूर्ति होगी, और उद्योग की पूर्ति सारे फर्मों के उत्पादन या पूर्ति का टोटल होती है। इसलिए हमें प्रत्येक फर्म के पूर्ति वक्रों या उत्पादन के स्तरों को विभिन्न मूल्यों पर जोड़ करके उद्योग का पूर्ति वक्र मिलेगा। और वैसी स्थिति में हम अगर देखें और उसको दिखाने का प्रयास करें, और सरलता के लिए चित्र में हम केवल माने कि उद्योग में 2 फर्में हों, तो उस चीज़ को हम यहाँ दिखा सकते हैं। इस चित्र में हमने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, पूर्ति वक्र ये हिस्सा है, यहाँ से लेके आगे वाला हिस्सा है। ये न्यूनतम उत्पादन होगा OX1, जहाँ पर उसकी सीमांत लागत उसके औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर है। इसके पहले उत्पादन फर्म नहीं करेगी, इसके आगे उत्पादन वो तभी करेगी जब सीमांत लागत के बराबर मूल्य हो, और जिस उत्पादन के स्तर पर सीमांत लागत मूल्य के बराबर होगा उतना उत्पादन करेगी। तो जैसे हम ये आगे बढ़ते हैं कि अगर हम E2 स्तर पर देखें तो E2 स्तर पर उत्पादन हो रहा OX2, और इस OX2 पर उसकी लागत है X2 और E2, और मूल्य भी वही है OP2, और इस नाते जब मूल्य OP2 होगा तो फर्म जो है वो इतना उत्पादन करेगी, X1 से बढ़ा के X2 करेगी, मूल्य और बढ़ेगा तो और उत्पादन बढ़ाएगी, और इस प्रकार से MC कर्व और उत्पादन की मात्रा और इधर उत्पादन वस्तु के मूल्य में जो है वो धनात्मक संबंध होगा। तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ेंगे वैसे वैसे उत्पादन का स्तर या पूर्ति भी बढ़ेगी, और वो वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ, ये सीमांत लागत वक्र के E1 के आगे का जो हिस्सा है यही इसके पूर्ति का वक्र है। तो जैसे एक फर्म के पूर्ति का ये वक्र है, वैसे विभिन्न फर्मों के सभी पूर्तियों के वक्र उनके औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदुओं के आगे के हिस्से होंगे, जो क्रमशः उठते हुए होंगे। और हमने कहा कि अगर हम केवल 2 फर्मों को मानें तो कैसे निकालते हैं, ये जोड़ करके यहाँ दिखा दिया है। फर्म 1 ये है, फर्म 2 ये है। इसकी जो सीमांत लागत का वक्र ऐसे उठ रहा है जैसे यहाँ उठा है, इसका भी ऐसे उठ रहा है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो विभिन्न मूल्यों पर उनकी मात्राओं को जोड़ लेंगे। जैसे अगर मूल्य होगा OP1 तो इतनी मात्रा OX1, इस मूल्य पर इसकी मात्रा OX2, OX1 OX2 दोनों जोड़ेंगे तो दोनों का योग ये XI है, मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री है। और ये दोनों का X1 और X2 का योग करके है, इतना X1 है, इतना आगे ये जुड़ गया दोनों बराबर। इसी तरह से एक और मूल्य पर जोड़ लिया, इतना धन इतना बराबर इतना, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो ये जो वक्र बना ये है हमारा इंडस्ट्री का पूर्ति वक्र होगा, जो नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे फर्में जो है अधिक उत्पादन करेंगे, और सप्लाई कर्व जो है वो दाईं तरफ ऊपर उठता हुआ वक्र होगा। तो ये इंडस्ट्री का पूर्ति वक्र जो है इस तरह का होगा। अब जरा हम दीर्घकालीन स्थितियों के बारे में सोचें, दीर्घकाल में कैसे होगा। तो दीर्घकालीन स्थिति इस निचले वाले चित्र में हमने दिखाने का प्रयास किया है, और अंतर दीर्घकाल और अंतकाल का जान लें, इस नाते हमने दोनों एक अल्पकालीन वक्र भी उस दीर्घकालीन वक्र के साथ बनाने का प्रयास किया है। मैं फिर आपको दोहराऊं कि लागत वक्रों के संदर्भ में जो एक वीडियो इसी चैनल पर अलग से है उसको आप देखें, और वहाँ पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को बनाया गया है। यह एक कम ढालू
या कम गहराई वाला औसत लागत का वक्र होता है यू आकार का, जिसको हम तस्तरी नुमा कहते हैं। और सारे अल्पकालीन वक्र इस वक्र के भीतर ढके हुए होते हैं और प्रत्येक अल्पकालीन वक्र का कोई अंश या कोई एक बिंदु जो है इस वक्र को छूता है, शेष उसके ऊपर होते हैं। और यहाँ पर हमने उस दीर्घकालीन वक्र को LAC को दिखाया है और LAC का एक ये न्यूनतम बिंदु है और इस न्यूनतम बिंदु पर एक अल्पकालीन वक्र भी इसको स्पर्श करता है और दोनों के न्यूनतम बिंदु इस बिंदु पर होते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये बनाया है, यद्यपि हमको इसकी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। और इस दीर्घकालीन वक्र से संबंधित जो सीमांत लागत का वक्र है LMC, वो इस तरह से है, जो इसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता हुआ ऊपर जा रहा है। इस बिंदु को अगर हम माने कि बाज़ार में कीमत OP है, तो इस OP कीमत पर जो मूल्य है, इसका मतलब ये औसत लागत के न्यूनतम या न्यूनतम लागत के बराबर है और उत्पादन का स्तर जो है वो OX है। यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें इस बिंदु पर हो क्या रहा है, तो इस बिंदु पर हम पाएंगे ये प्राइस और कास्ट यहाँ लिखा नहीं, वही चीज़ यहाँ भी है। लागत वक्र लागत को दिखा रहे हैं और आय के वक्र जो हैं वो हमारे कीमत को दिखा रहे हैं। तो ये कीमत है P और ये उत्पादन है। तो देखिए कुल आय कितनी हुई, टोटल रेवेन्यू हुई OX, इसमें प्राइस से गुणा करेंगे OP, तो ये क्षेत्रफल पूरा आएगा OPEX। अगर लागत आप देखोगे तो औसत लागत भी उतनी है, इस बिंदु पर औसत लागत भी OP के बराबर है या EX के बराबर है, तो ये TC भी उतना ही होगी। कितनी? OX गुणे, चाहे यहाँ से गुणा कर ले चाहे यहाँ से गुणा कर ले, बात एक ही है। और ये भी होगी OPEX। जितनी लागत उतनी आय, लाभ शून्य, कोई लाभ नहीं मिलेगा। TR माइनस TC 0 हो जाएगा। तो ये TR माइनस TC जो है इस बिंदु पर 0 है, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। यह एक ऐसा बिंदु है उत्पादन हो रहा है जिस पर। अब अगर इससे कम उत्पादन करेगा और कीमत अगर यही हो, तो वैसी स्थिति में उसको हानि होने लगेगी, वैसी स्थिति में उत्पादन नहीं करेगा। और दीर्घकाल में, क्योंकि हानि की स्थिति में दीर्घकाल में परिवर्तनशील पूंजी और स्थिर पूंजी दोनों को बदला जा सकता है, इस नाते अगर हानि होगी तो अपनी स्थिर पूंजी को उत्पादन प्रक्रिया से निकाल लेगा, उत्पादन को बंद कर देगा। तो हानि की स्थिति में दीर्घकाल में उत्पादन संभव ही नहीं है, इसलिए हानि की स्थिति में उत्पादन नहीं होगा। इसका मतलब है वो OX1 के कम स्तर पर उत्पादन नहीं करेगा। जब भी करेगा उत्पादन तो न्यूनतम उत्पादन OX होगा और उसके आगे वो बढ़ सकता है, बशर्ते उसका लाभ धनात्मक हो जाए। तो उस स्थिति में ये जो E बिंदु है, जिसको यहाँ लिखा हुआ ये ब्रेक इवन पॉइंट है, या इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पर न लाभ की स्थिति है न हानि की स्थिति है, दोनों स्थितियों में वो समान है, तटस्थ है। लाभ नहीं हो रहा है तो हानि भी नहीं हो रही है, इस नाते उस पर वो न्यूट्रल होगा। वो उससे कम उत्पादन तो कर ही नहीं सकता, उससे आगे के बारे में सोच सकता है। बंद कर देगा उत्पादन तब भी कुछ नहीं मिलेगा, उत्पादन करेगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बंद करने से बेहतर होगा कि वो उत्पादन को जारी रखे और इस उम्मीद में कि आगे लाभ हो जाएगा। तो जनरली ये माना जाता है कि सामान्य स्थिति ये है कि कम से कम वो OX उत्पादन करेगा। और इसके पहले की जो स्थिति है वो हानि की स्थिति होगी। वो स्थिति जो है फर्म की अकुशलता या इनएफिशिएंसी को दिखाएगी कि फर्म अकुशल है, उत्पादन जितना कर रही है उस पर आय कम है, लागतें ज़्यादा हैं, इस नाते वो उत्पादन नहीं करेगी। तो उत्पादन कहाँ करेगी? उसका सबसे न्यूनतम स्थिति ये है जहाँ पर कहा जा सकता है कि न्यूनतम कुशलता के साथ वहाँ पर वो है। इसलिए कुछ लोग इसको
इफिशिएंट स्केल कहते हैं। एक ऐसा उत्पादन का स्तर जिस पर फर्म की कुशलता न्यूनतम है, मतलब अगर कुशलता है तो न्यूनतम है, अकुशलता उसके पहले वाले उत्पादनों पर है, और अगर उसके आगे उत्पादन करती है तो पहले की तुलना में इससे ज़्यादा कुशल होगी, अर्थात उसके लाभ शून्य से हो आगे धनात्मक हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फर्म उत्पादन बंद भी कर सकती है, उत्पादन कर भी सकती है, और इस नाते इसको शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। या अगर हम इस प्राइस की बात करें कि जब प्राइस ओपी होगी तो इस प्राइस पर उत्पादन बंद किया जा सकता है, तब हम इसको शट डाउन प्राइस कहते हैं, उत्पादन बंदी कीमत है ये। और जब हम कहते हैं कि इस पर जो है लाभ और अलाभ की स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में है वो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट है, लाभ अलाभ का वाला मूल्य है, ऐसा मूल्य है जिस पर न फर्म को लाभ हो रही न उसको हानि हो रही है, और ये इसके न्यूनतम उस उत्पादन को करेगा जो वो कम से कम कर सकता है, इससे कम उत्पादन नहीं कर सकता। तो जैसे न्यूनतम उत्पादन यहाँ ABC के न्यूनतम बिंदु से शुरू हो रहा है अल्पकाल में, दीर्घकाल में जो कम से कम उत्पादन होगा वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से प्रारंभ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से औसत लागत यहाँ से प्रारंभ होगा, दीर्घकालीन लागत वक्र, और क्योंकि फर्म दिए हुए मूल्य पर, उद्योग द्वारा दिए हुए मूल्य पर काम करती है, और MR और MC बराबर होता है उत्पादन निर्धारण के लिए, और MR ही कीमत होती है, इसलिए कीमत को इस दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। और इस स्थिति में हमारा जो दीर्घकालीन वक्र होगा वो यहाँ से औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से आगे ऊपर उठता हुआ LMC की जैसा होगा। तो ये वक्र भी नीचे से ऊपर उठता हुआ ऊपर जाएगा। बस अल्पकाल में थोड़ा उत्पादन का स्तर पहले शुरू हो जाता है, दीर्घकाल में और आगे फर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो, क्योंकि हम यहाँ फर्म की ही चर्चा कर रहे हैं, उद्योग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने अल्पकाल में सारी फर्मों के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन के स्तर को जोड़ के कुल पूर्ति वक्र प्राप्त किया, उसी तरह से दीर्घकाल में भी समस्त फर्मों के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन की मात्रा को ज्ञात करके उनको जोड़ करके उद्योग का कुल पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं। और जो कुल पूर्ति वक्र होगा वो सामान्य तौर पर मूल्य के साथ साथ नीचे से ऊपर उठता हुआ पूर्ति वक्र जैसा होगा। कहने का मतलब ये हुआ, उद्योग में जो पूर्ति वक्र बनेगा, इस पर अगर उत्पादन होगा, इस पर मूल्य होगा, तो ये पूर्ति वक्र ऊपर जाएगा इस प्रकार से। और क्योंकि ऊपर पूर्ति वक्र जाने का मतलब हुआ कि अगले इकाइयों की लागतें या सीमांत लागतें बढ़ती हुई हैं, और क्योंकि उत्पादन में हमने देखा है कि वर्धमान लागत की दशाओं में ही उत्पादक करता है, वैसी स्थिति में जो सामान्य स्थिति बनती है उसमें पूर्ति वक्र उद्योग का नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा, जो कीमत बढ़ने के साथ उत्पादन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ज्ञापित करेगा। और ये जो पूर्ति वक्र है ये उद्योग में जितनी भी फर्में हैं उनके द्वारा समस्त उत्पादन के योग को प्रदर्शित करेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में तमाम सैद्धांतिक विश्लेषणों में हम लोगों ने स्थिर प्रतिफल को मान के हम चलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दीर्घकाल में लागू माना जा सकता है। अगर ऐसी स्थितियां हों तो पूर्ति वक्र जो है वो आधार के समानांतर हो सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूर्ति वक्र जो है वो एक न्यूनतम लागत पर मूल्य स्थिर रहेगा, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि चाहे जितना आप उत्पादन करो प्रति इकाई लागतें यथावत रहेंगी, वैसी स्थिति में AC लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होगा, और जब लागतें स्थिर रहेंगी तो मूल्य भी स्थिर होगा। और वैसी स्थिति में जो दीर्घकालीन सप्लाई कर्व है ये
दीर्घकालीन जो सप्लाई कर्व है ये आधार के समानांतर होगा। विभिन्न फर्में इस वक्र स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अपने लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं पर उत्पादन करेंगी। अगर ये औसत लागत के वक्र हों तो इनके न्यूनतम बिंदुओं पर वो उत्पादन प्रदर्शित करेंगी। और क्योंकि फर्में जो है अगर उत्पादन में स्थिर प्रतिफल के नियम लागू हैं तो उत्पादन चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं वो न्यूनतम लागत उनकी उतने रहेगी। इस नाते वो न्यूनतम लागत के उसी बिंदु पर पड़े रहेंगे और दीर्घकालीन जो पूर्ति वक्र होगा वो उसी मूल्य पर चाहे जितना उत्पादन आप चाहें हो जाएगा। और इस नाते पूर्ति वक्र जो है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो है उद्योग का, वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिजीय हो जाएगा। तो इस तरह से सामान्यतः यही स्थिति होती है कि पूर्ति वक्र जो है ऊपर उठता हुआ होगा। विरल स्थितियों में जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा तो वो आधार के समानांतर क्षैतिजीय भी हो सकता है। तो आज का विश्लेषण यहीं करते हैं। आगे के विषयों पर जब हम इस मूल्य निर्धारण को विभिन्न बाज़ारों में और पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ेंगे तो हम इनका उपयोग वक्रों का इसी रूप में करेंगे। और एक अनुरोध आपसे ज़रूर करेंगे कि क्योंकि ये चैनल नया है, अभी इसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी थोड़ी मदद करें, सब्सक्राइब करें, और जो हित दोस्त हों उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के बारे में बताइए। क्योंकि जब तक ज़्यादा प्रमोट नहीं होगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तब तक लोगों तक ये चैनल पहुंच नहीं पाते हैं। यूट्यूब पर भी इनके सर्कुलेशन धीमे होते हैं, और इसलिए आप जितना हमारा सहयोग करेंगे उतना हम ज़्यादा बेहतर काम करने की स्थिति में होंगे। तो आपसे प्रयास करेंगे कि इसको प्रमोट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सहयोग के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।